इस वक्त हमारे साथ जो बैठे हुए नेता आपको दिखाई दे रहे हैं उनको आप पहचानते होंगे। उनका नाम फैज है और वो बरौली विधानसभा से जनसुराज से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यहाँ से जिला पार्षद भी है और एक शिक्षक भी हैं। इनका एक विद्यालय भी चलता है और समाज सेवा में बड़ा रुचि रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। फैज साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है और शुरुआत करेंगे कि भाई आप जनसुराज में क्यों आ गए। इससे पहले आप जदयू में थे, एक अच्छे पद पर थे, लेकिन अचानक आपने छोड़ा पार्टी को और जनसुराज में शामिल हो गए। क्या वजह रही है इसके पीछे? ये सबसे पहले तो अयाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके चैनल के तमाम दर्शकों का कि आज मेरे जैसे एक साधारण समाज सेवी, एक शिक्षक और एक जिला पार्षद प्रतिनिधि का इंटरव्यू आप कर रहे हैं। रही बात कि क्या कारण रहा कि जनता दल यूनाइटेड को हमने छोड़ के जनसुराज अभियान का दामन थाम लिया। जनसुराज अभियान जब आया तो जनसुराज का जो विचारधारा था वो बिल्कुल बिहार के लोगों को लेकर और बिहार को लेकर बिल्कुल साफ था। प्रशांत किशोर जी जब जनसुराज अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर गांधी आश्रम चंपारण की धरती भिथैरवा से शुरू की तो उन्होंने यही कहा कि भैया आज तक बिहार के नेताओं ने 1965 के बाद से जो बिहार का दुर्दशा है, आज भारत का सबसे पिछड़ा और सबसे गरीब, सबसे फटेहाल और बदहाल अगर कोई प्रदेश है तो वो है बिहार। तो बिहार को बेहतर बनाना ये तो यहाँ की सरकारों का काम था, लेकिन इन सरकारों ने बिहार में कोई उद्योग धंधा नहीं लगाया, कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं दिया, बिहार के लोगों को रोजगार नहीं दिया, बिहार के लोगों को रोजी रोटी नहीं दिया। आज बिहार को यहाँ के नेताओं ने मजदूर पैदा करने का फैक्ट्री बना दिया। सबसे सस्ता अगर कहीं मजदूर चाहिए किसी प्रदेश को तो भैया बिहार से मंगा लो। होता क्या है कि हमारे बच्चे 10 से 12-15 हज़ार रुपया कमाने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, दिन भर अपना खून पसीना बहाते हैं, अपनी जवानी खटाते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप से दूर रहते हैं, बीवी बच्चों से दूर रहते हैं। इसके एवज में क्या मिलता है? तो उनको घुट घुट के जीना पड़ता है, उनको जिल्लत की ज़िंदगी जीनी पड़ती है। दूसरे प्रदेशों के लोग नीच दृष्टि से देखते हैं, बिहारी कह के हमको गाली देते हैं, अपमानित करते हैं। वे भी समझते हैं कि इनके प्रदेश के नेता जो है इनको वहाँ रोजगार नहीं देते हैं। इसलिए ये हमारे यहाँ आके जो काम वहाँ का मजदूर, दूसरे प्रदेश का मजदूर 25 से 30 हज़ार में करता है, वो काम हमारे यहाँ का मजदूर 10 से 12 हज़ार में करता है। इसलिए हमने देखा कि नहीं भैया, हम बिहार के लोग इसीलिए नहीं पैदा हुए हैं कि मजदूरी करते ही हम लोगों की ज़िंदगी गुजर जाए। यहाँ जो लोग मजदूर हैं उनको मजदूरी करने के लिए, गाली सुनने के लिए, जिल्लत की ज़िंदगी जीने के लिए, ठोकर खाने के लिए दूसरे प्रदेशों में नहीं जाना पड़े, उनको रोजगार अपने ही प्रदेश में मिले। इसलिए जनसुराज करता है हमारी सरकार जैसे बनेगी तो 10 से 12-15 हज़ार का रोजगार हम लोग इसी बिहार में पैदा करके देंगे। पलायन को रोकने का काम करेंगे। यहाँ से लोग अब दूसरे प्रदेशों में जाके जिल्लत की जिंदगी नहीं जिए। तो जिन चीज़ों को सरकार इतने दिनों में नहीं कर पाई, लालू यादव की भी सरकार थी, राबड़ी देवी भी रहीं, उससे पहले भी सरकारें रहीं, और फिर लगभग 20 साल से नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री हैं, जो लोग इतने दिनों में नहीं कर पाए, अचानक प्रशांत किशोर जब आएंगे तो ऐसा क्या कर देंगे कि लोगों को रोजगार मिलने लगेगा? देखिए, मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से बिहार के लोगों ने आज तक वोट जो किया, जो भी चुनाव हुआ, आज तक रोजगार के नाम पर किसी पार्टी दल ने बिहार के लोगों से वोट नहीं मांगा था। लोगों ने वोट दिया बिजली के नाम पर, तो सारे घर में नीतीश कुमार ने बिजली पहुंचा दिया। सड़क के नाम पर बिल्कुल मान रहे हैं, सड़क के नाम पे, पुल पुलिया के नाम पर सड़कें भी बन गई। लोगों ने 5 किलो अनाज के नाम पर वोट दिया मोदी जी को, तो 5 किलो नहीं, कितना हो करप्शन है तो 4 किलो 3.5 किलो लोगों को अनाज मिल ही जा रहा है। लोगों ने वोट दिया मंदिर के नाम पर, आज मंदिर बन ही गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पूछ रहे हैं कि भाई कैसे हो जाए, तो जैसे सबने कहा, सबने कुछ ना कुछ किया है, वैसे ही मैं आपको दावे के साथ कहता हूं
आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी की, तो प्रशांत किशोर जी केवल बिहार की राजनीति नहीं करते हैं, भारत के राजनीति को उन्होंने करीब से समझा। वो वैसी शख्सियत हैं जो यूनाइटेड नेशन में भी काम कर चुके हैं, विश्व स्तर के पर्सनालिटी हैं, विजनरी पर्सनालिटी हैं। वैसा विजन दूसरे किसी लीडर के पास इस देश में नहीं है। और इसलिए हम लोग कौन, ज्यादा दिन का बात नहीं है, 4 महीना बाद सरकार बनेगी, आपको हम लोग 1 साल के भीतर इस चीज को रोक के दिखा दें। तो दावा कर रहे हैं कि भाई नवंबर के बाद हम सबको रोजगार देंगे, बिल्कुल प्लान रुक जाएगा, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, एकदम नहीं जाना तो सरकार बनेगी तब ना, तो किस बात पर दावा करें, क्या सरकार उनकी बन जाएगी? एकदम बनने जा रही है। लोग पूरे बिहार में बदलाव की बिहार चल रही है। बिहार का एक एक बच्चा, युवा, बुजुर्ग, नौजवान, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर का सवाल हमारे आंखों के सामने रह के रोजगार करे, तो रोजी रोटी। क्या वो जो भीड़ दिख रहा है प्रशांत किशोर की रैली में, क्या वो वोट में तब्दील होगा? देखिए, प्रशांत किशोर जी के रैली में वही लोग आ रहे हैं जिनके अंदर ये ललक है कि बिहार बदलना चाहिए। वो वोट नहीं, एक व्यक्ति 10 वोट लेके ऐड करके अपने साथ आएगा। रिजल्ट जिस दिन आएगा, आप लोग मान लिए हैं, यानी जनसुराज के लोग मान लिए हैं कि बिहार में बदलाव हो रहा है, प्रशांत किशोर आ रहे हैं और जो बिहार में प्लान खत्म हो जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। जहां भी सभाएं हो रही हैं वहां आप जैसे पत्रकार तो डेली लोगों से बात करते हैं, कितना एक्साइटेड होके, कितना एक दर्द भरा आवाज में लोग बोलते हैं कि आओ, और हमने सबको देखा। लेकिन इस बार रोजगार के नाम पर, अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा के नाम पर हम लोग वोट प्रशांत जी को नहीं, बल्कि अपने बच्चों के लिए, जनता का सुंदर राज स्थापित करने के लिए वोट करेंगे। नीतीश जी, लालू जी का राज स्थापित नहीं, भाजपा और जदयू और कांग्रेस का राज लाने के लिए नहीं। इस बार जन सुराज, जन मतलब लोग, जनता, और सुराज मतलब सुंदर राज, जनता का सुंदर राज लाने के लिए लोग वोट। वो सब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि हम जब आएंगे तो पेंशन को बढ़ा देंगे, तो उनसे पहले तो सरकार ही बढ़ा दी, तो फिर लोग काहे जाएंगे भाई? देखिए, सरकार तो भीख दे रही थी, गरीबों का मजाक उड़ा रही थी 400 रुपया दे के। लेकिन जैसे हम लोगों ने हंगामा मचाया, हम लोगों ने ये दबाव बनाया, हम लोगों ने ये हर सभाओं में कहना शुरू किया, हमारे पार्टी के नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने, कि जनसुराज की सरकार बनते ही बुजुर्गों के खाते में 2-2 हजार रुपये जाने लगेंगे। आनन फानन में सरकार किसी तरह से निर्णय लेकर मात्र 1100 रुपया किए, 700 रुपया उसमें बढ़ाई। लेकिन आज भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहा कि 1100 रुपया से गरीबों का काम नहीं चलेगा, वृद्धजनों का काम नहीं चलेगा। कम से कम वृद्धा पेंशन जो है 2000 रुपया होना चाहिए, और इसको हम लोग 4 महीने बाद करके दिखा दें। तो 2000 से कैसे चलेगा? इस बात को आप कैसे प्रूफ करेंगे? जैसे 2000 रुपया नहीं, मैं बता रहा हूँ, 2000 घर में पति पत्नी है, दोनों वृद्ध हैं, 60 साल से ज्यादा उनकी उम्र है, तो एक परिवार में 2 लोगों को जब हम 2-2 हजार रुपया देंगे तो वो 4000 रुपया होता है। तो 4000 रुपया एक सिंपल परिवार के लिए बहुत कम नहीं होता है। उनका खाना पीना, दवा का व्यवस्था हो जाए। उस हिसाब से तो महागठबंधन भी कह रही है कि हम पेंशन बढ़ाएंगे ही, और माई बहन मान योजना 2500 रुपया देंगे, तो बहनों का भी उसमें योजना जुड़ेगा, तो ज्यादा फायदा तो उनको हो जाएगा। तो फिर आप पर क्यों आएंगे जनसुराज को लोग वोट करने की बात? देखिए, जिस माई बहन योजना की बात कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार में महिलाओं की संख्या कितनी है, और बिहार का जो विकास का बजट है वो कितना है। तो जितना बजट नहीं है उससे ज्यादा जब उतना पैसा दिया जाएगा तो उससे ज्यादा हो जा रहा है। तो ये एक राजनीतिक छलावा है जो महागठबंधन के लोग बिहार की महिलाओं का वोट साधने के लिए उनके साथ एक लॉलीपॉप दिखाना चाह रहे हैं, अपने तरफ वोट को मोबिलाइज करना चाह रहे हैं। लेकिन इसका पर्दाफाश हो चुका है कि भाई पैसा हमारे पास 50 रुपया है और हम कह रहे हैं कि आपको 200 रुपया दे देंगे। देश प्रदेश का खजाना आपके पास 50 रुपया है और आप 200 रुपया जनता को कहाँ से दे दीजिएगा भाई? उसी बजट में से तो प्रशांत किशोर भी चलाएंगे, उनके लिए तो अलग से बजट आएगा नहीं। अरे भैया, तो कैसे रोजगार दे देंगे? हम अब तक जो सरकार नहीं दे पाई और जो दे भी रही है तभी दावा करिए। नीतीश कुमार अलग दावा कर रहे हैं कि हमने रोजगार दिया,
तेजस्वी यादव अलग दावा कर रहे हैं कि हमने 15 महीनों में इतना रोजगार दे दिया। अब प्रशांत किशोर जब आएंगे तो आखिर उस बजट को कैसे बढ़ा देंगे? हो सकता है कि केंद्र में उनके सपोर्ट में सरकार ना हो, विपक्ष में सरकार हो, केंद्र से उनको लाभ न मिले, तो सिर्फ बिहार को लेकर ऐसा क्या कर देंगे नहीं कि देखिए, रोजगार सबसे पहले मिल जाएगा, पलायन रुक जाएगा? जानिए कि नौकरी और रोजगार दोनों दो चीजें, ठीक है। हम नौकरी देने की बात नहीं कर रहे हैं, हम 10 से 12-15 हजार का रोजगार देने के लिए बात कर रहे हैं। रोजगार की हम बात कर रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने रोजगार कहा, उसके बाद कहा कि जो फीस जो है 15 साल के जो बच्चे हैं उन तक का जो फीस नहीं लगेगा जो प्राइवेट में पढ़ेंगे। हाँ, तो जब ये भी तक तो बजट बढ़ेगा ना, ये कहाँ से लाएंगे? नहीं, उसके लिए बजट है, उसके लिए सारा चीज है। इसके लिए हमारे नेता ने पहले भी कहा कि भाई जो आज शराबबंदी से इतना बड़ा नुकसान जो सरकार को हो रहा है, उस पैसे को भी हम वर्ल्ड क्लास के विद्यालय शिक्षालय खोलने का काम करें। तो क्या शराबबंदी खोल देंगे? तो कहने वाली बात है, ऑलरेडी नेता कह चुके हैं तो उनकी सरकार में तो शराबबंदी खोलेंगे। फर्स्ट है, शराबबंदी है कहाँ यार? तो शराबबंदी एक ढोंग है, सारा पुलिस प्रशासन शराबबंदी के नाम पर जो है अपने आप को इंगेज करके रखा है, अपनी कमाई से लाल हो रहा है, और दिन प्रतिदिन जो है यहाँ लूट हो रहा है, दिन प्रतिदिन सूट की घटना बढ़ते जा रही है, गोलीबारी हो रही है, हत्याएं बढ़ रही है, अपराध का ग्राफ जो है चरम पर चला गया है। सरकार कर लोग रही है, जिंदा जलाए जा रहे हैं, लोगों पर खुलेआम गोलियां बरसाई जा रही हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं। सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, इकबाल मर चुका है, सरकार पूरी तरह से अब विफल हो चुकी है। अच्छा, चिराग पासवान ने भी एक ट्वीट कर दिया था, बड़ा मजेदार है कि पार्टी में रहते हुए कि सरकार का जो है क्राइम रोकने की जो ताकत है वो खत्म हो गई है, सरकार विफल हो गई है, क्राइम नहीं रोक पा रही, जबकि वो खुद उसी पार्टी में है। तो क्या क्राइम बढ़ गया है क्या? बिल्कुल सही आपने कहा, क्राइम का ग्राफ इतना बढ़ गया है कि लोग सपनों में ये कल्पना नहीं किए थे। क्योंकि 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे। जो सुशासन का इकबाल था वो इकबाल पूरी तरह से फेलियर हो चुका है, खत्म हो चुका है। ये बात आप ही कह रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं? अब उनके साथ अलायंस में रहने वाले नेता चिराग पासवान जैसे लोग भी ट्वीट किया था उन्होंने, हाँ, तो कहना शुरू कर दिया ट्वीट के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से। तो ये ऐसी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए कि आपके साथ रहने वाले लोग भी ये कबूल कर रहे हैं कि अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, हत्याएं, मर्डर जैसी घटनाएं आम हो चुकी है, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है इस बिहार में। अब कैसे बिहार की कल्पना नीतीश जी, सुशासन कहाँ गया नीतीश कुमार का? अच्छा, एक और सवाल लेंगे कि मुजफ्फरपुर में जब प्रशांत किशोर बैठक कर रहे थे, जब अभी चुनावी मैदान में नहीं थे, वो कह रहे थे कि हम चुनाव में आएंगे अगर जनता का ही तो। एक वीडियो वायरल होता है, आज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि एक माइनॉरिटी के नेता को उन्होंने डांट कर हटा दिया था। तो उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? फिर वो वायरल होगा वीडियो जब चुनाव का समय आएगा तो? देखिए, ये तो कहीं ना कहीं सेकुलर दल वाले लोग ये निकालते हैं, कमी निकालते हैं कि भाई कहीं से ना कहीं से पार्टी को डैमेज करने के लिए, डेमोरलाइज करने के लिए। हम ये कहते हैं कि ठीक है, प्रशांत किशोर ने किसी को ये कहा कि भाई ये राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, इस पार्टी का अपना प्रोटोकॉल है, अपना डिसिप्लिन है, अनुशासन है। जब एक व्यक्ति इस मंच का अध्यक्षता कर रहा है या इस सभा का संचालन कर रहा है, तो आपकी जब बारी आएगी तो आप अपनी बात को रखिएगा, कहिएगा। वहाँ अनुशासन की बात कही गई थी, लेकिन उसको पत्रकारों ने कुछ तथाकथित सेकुलर पार्टी द्वारा संचालित पत्रकारों ने इस तरह की बात लोगों में फैला के लोगों को ये। हम आपसे पूछ रहे हैं भैया कि जिस पार्टी के लोग इस प्रचार को दुष्प्रचारित कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी की इस बात को, उन्होंने 18% का वोट लेके काहे नहीं कह रहे हैं कि भैया हम डिप्टी सीएम आपको बना देते हैं? आप ये कह रहे हैं 14% आपकी आबादी है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बहुत आपको हमदर्दी है इस कौम से, इस समाज से, इस सोसाइटी से, तो आप ये काहे नहीं कहते हैं कि भैया तुमको डिप्टी सीएम बना देते हैं, तुमको राज्यसभा भेज देते हैं? आज कई को टिकट दिया लोकसभा में, बहुत हमदर्द है तो मात्र 2 टिकट मिला आपको।
आज 2 गो टिकट मिला, आपकी 18% आबादी। तो हमदर्दी तो हम उस समय समझते हैं कि आज जो राजनीतिक हिस्सेदारी की बात प्रशांत जो कह रहे हैं, सारे समाज को, केवल अकलियत समाज की बात नहीं हो रही, तो उतना टिकट दे के दिखा देना, टिकट में उतना ही दे के दिखा दे। तो इनका तो भैया काम है कि अगर कहीं राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी मिल रही है, लोग अब वहां अपना हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो शगुफा छोड़ेंगे। आज तक तो बंधुआ मजदूरी करवा के सत्ता या विपक्ष की मलाई छाप रहे हैं। अच्छा, जितनी हिस्से भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी मिल रही है जनसुराज में? एकदम मिल रही है, सारे समाज को, बिहार के एक समाज को, अति पिछड़ा समाज को हम लोग 70 सीट पर लड़ा रहे हैं, अकलियत समाज को 40 सीट मिल रहा है। इसमें किसी को छोड़ के चलने की बात नहीं है। 14% यादव समाज के लोग हैं, उनको भी उनके संख्या के अनुपात में शिक्षक टिकट मिल रहा है, सिंबल मिल रहा है, संगठन से लेकर सिंबल तक जगह मिल रहा है। हम लोग किसी को छोड़ के चलने की बात नहीं करते हैं। जौन सुराज बिहार के एक एक तिनका, एक एक सोसाइटी, एक एक समाज को जोड़ के बिहार को बेहतर बनाने की बात कर रहा है। अच्छा, जिले में बड़ी चर्चा है कि आप जनसुराज से चुनाव लड़ेंगे जी, पार्टी आपको टिकट दे देती जी, तो क्या वायदे आपके रहेंगे और क्या करिए अगर आप जीत जाते हैं? देखिए, हम तो जनता के लिए क्या सबसे पहले कि हम आपके चैनल के माध्यम से कोई वादा करना नहीं चाहेंगे जनता से। यहाँ की जो बुनियादी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को करने के लिए हम अपना जी जान लगा देंगे। बरौली की सबसे मेजर समस्या ये है कि गोपालगंज सदर से लेकर बरौली विधानसभा तक यह फ्लड इफेक्टेड एरिया, बरौली क्या कुचायकोट विधानसभा से हम कहे तो सबसे पहले तो काम ये होगा कि अपने इलाके के जो बांध है, जिसके कमजोर होने के कारण हर साल बांध टूटता है, बाढ़ आ जाता है, जनमानस का क्षति होता है, आम लोग जो है त्राहिमाम होते हैं। हर बार हमारा बरौली पिछली बार ही 5 साल 10 साल पीछे यहाँ का विकास चला जाता है। इसलिए बाढ़ को पक्कीकरण, यहाँ के बांध को हम लोग पक्कीकरण कराएंगे, ताकि आजीवन जो है आने वाले 100 वर्षों तक फिर कभी यहाँ की जनता को, यहाँ के लोगों को बाढ़ की त्राहिमाम नहीं झेलना पड़े। दूसरा काम कि बरौली को अनुमंडल का दर्जा दिलाना। तो आज तक जिन लोगों ने यहाँ अपने आप को विधायक बना के रखा, जो कोई भी हो, किसी भी पार्टी दल का, इस 35 वर्षों के बीच में इन लोगों को ये नहीं पता है कि भैया अनुमंडल का दर्जा दिलाने का क्या प्रोसेस है, क्या उसका सिस्टम है, किस तरह से इसको अनुमंडल का दर्जा दिलाया जाना चाहिए। तो यहाँ की जनता को लोगों ने मूर्ख बना के जाते धर्म मजहब के नाम पर अपना कुर्सी बनाए रखा है। बिहार के लोग और बरौली के लोगों का विकास कैसे हो, यहाँ का डेवलपमेंट कैसे हो, इसकी किसी को चिंता नहीं। क्या बरौली में रेफरल अस्पताल नहीं होना चाहिए, माझा में रेफरल अस्पताल, ये सारी चीज़ों को हम लोग करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ बरौली इन सारी चीज़ों के लिए महरूम है। यहाँ की जनता चाहती है कि ये सारी सुविधाएं मिले। यहाँ रतनसराय रेलवे स्टेशन है, यहाँ एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं रुक पा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के वर्तमान या पूर्व के विधायकों की असफलता है, छोटा सा सवाल ले लेंगे और जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि समय की कमी है। सवाल ये है कि लोग जो है मार्केट में, समाज में ये कहते हैं कि जैसे MIM चुनाव लड़ती है तो उसे बी टीम कहा जाता है भाजपा का, लोग कहते हैं। उसी तरह से लोग जनसुराज को भी भाजपा की बी टीम कह रहे हैं कि अगर जनसुराज लड़ती है तो भाजपा को फायदा पहुंचाएगी। इससे आप कितना आश्वस्त हैं? क्या लगे? हम लोग तो किसी की बी टीम नहीं है। आज प्रशांत किशोर जी के इस चुनावी मैदान में आने से सारी पार्टियों का जमीन खिसक रहा। तो सब लोग अपना अपना जमीन बचाने के लिए अपने अपने हिसाब से शगुफा छोड़ रहा है कि बिहार की जनता किसी तरह से गुमराह। खास करके जो भाजपा का बी टीम कहा जा रहा है, ये महागठबंधन के लोगों द्वारा तथाकथित सेकुलर नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है। उनको लग रहा है कि भाई हमारा एक बड़ा सा जो 18% का वोट बैंक था, अब वो वोट बैंक मूव कर रहा है, अब वो जनसुराज के तरफ जा रहा है, क्योंकि जनसुराज उनको अपना राजनीतिक हिस्सेदारी दे रहा है। इसलिए जो है अपना वोट बैंक को बनाए रखने के लिए इस तरह का शगुफा छोड़ा जा रहा है। आप बताइए कि जो व्यक्ति, ठीक है, प्रशांत किशोर जी ने चुनावी मैनेजमेंट, चुनावी प्रबंधन, चुनावी रणनीति के तहत 2014 में देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बनाने में अपना कंधा लगाया था
अपना बुद्धि विवेक लगाया था। कई राज्यों के मुख्यमंत्री बना लेकिन 2014 के ठीक एक साल बाद 2015 से लेके 2021 तक का प्रशांत किशोर का आप जीवन यात्रा देखिएगा, राजनीतिक जीवन यात्रा देखिएगा, तो आपको ये पता चलेगा कि जिस किसी प्रदेश में भी भाजपा हारी है, तो भाजपा को हराने में यहाँ का कोई बड़ा सेकुलर लीडर काम नहीं किया है। प्रशांत किशोर का मैनेजमेंट, बुद्धि विवेक, रणनीति काम किया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक साल के भीतर 2015 में 14 के बाद इसी बिहार की धरती पर महागठबंधन शब्द किसने लिखा? प्रशांत किशोर जी ने लिखा। गलत बोल रहे तो आप बोलिए। जब प्रशांत ने महागठबंधन लिखा, सोनिया जी, नीतीश जी, लालू जी और जितने वाम दल थे, लेफ्ट के लोग थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे, सबको एक करके बुरी तरह से यहाँ भाजपा को हराया। अंतिम जीवन यात्रा आप देख लीजिए। उस समय जब 2021 का दौर चल रहा था, बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा था, और उस समय देश में एक आंदोलन चल रहा था, सीए एनआरसी का आंदोलन, खास करके दलित समाज, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के गर्दन पर सीए एनआरसी की तलवार लटकी हुई थी। आज तक इस समाज की ख्वातीन कभी धरना प्रदर्शन आंदोलन में अपने चौखट से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन गोपालगंज के अम्बेडकर भवन से लेके दिल्ली के शाहीन बाग तक हमारी ख्वातीन आंदोलन करते हुए नजर आ रही थी। उस समय बंगाल में 2 लाख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्कर भाजपा को जिताने के लिए, भाजपा की सरकार बंगाल में बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए थे। उस समय भाजपा को हराने के लिए यहाँ से कोई तथाकथित सेकुलर लीडर नहीं गया था। तेजस्वी जी, लालू जी और अखिलेश जी हों या राहुल गांधी हों, ये लोग नहीं गए थे। यही बिहार की मिट्टी का लाल, जिसका नाम प्रशांत किशोर है, प्रशांत किशोर बंगाल की धरती पर जाते हैं और कहते हैं कि भाजपा 2 अंकों से 3 अंक में आ गई तो मैं चुनावी रणनीति से संन्यास ले लूंगा, और 77 पर भाजपा को बुक किया जाता है और पूरी बहुमत से फिर जो है दीदी की सरकार बनती है। जैसे 2 दिन बाद रिजल्ट आने के 2 दिन बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह से आप जैसे पत्रकार पूछते हैं कि अब क्या होगा सीए राशि का, तो कहते हैं कि बाद में देखा जाएगा। आज बंगाल जीत गई होती भाजपा तो क्या असर होता, आप सोच सकते हैं। और वो व्यक्ति जो भाजपा को लगातार कई प्रदेशों में हराते आ रहा, भाजपा को जो शिकस्त दे रहा, वो भाजपा का बी टीम हो गया। और जो 18% एकमुश्त वोट लेके अपने आप को सीएम स्वघोषित कर रहा और आपको डिप्टी सीएम के लिए भी नहीं कह रहा, आपकी जितनी संख्या है उतना अनुपात में आपको सिंबल भी नहीं दे रहा, और आप खुश हैं तो रहिए भैया खुश। आपकी भी आदत हो गई है। इस बार तो प्रशांत किशोर खुद ही लड़ रहे हैं, 243 सीटों पर लड़ रहे हैं। अब तक तो सबको जिताया है, उन्होंने बल लगाया है, लेकिन इस बार खुद लड़ रहे हैं। कितनी सीट पर जीत हो पाएगी, क्या लगता है? देखिए, हम लोग सरकार बनाएंगे। बिहार की जनता ने ये मूड बना लिया है। उनकी सभाओं की भीड़, बिहार के लोगों के चेहरे पर एक अलग ललक दिख रही है। सभा की भीड़ वोट में तब्दील हो गया है कि होगा। देखिए, आप आने दीजिए, 4 महीना 3 महीना बचा है। ईवीएम का बटन दबेगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा, एक तरफा जो है रिजल्ट, आप देखेंगे कि जनसुराज या तो फर्श पर या तो अर्श पर। दुनिया की कोई ताकत रोकने नहीं जा रही है, जनसुराज की ही सरकार बनेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ फैज साहब थे बात करने के लिए, और लंबी बातचीत हुई। उन्होंने हर चीज़ों को बड़ा बखूबी शालीनता से जवाब दे दिया। हमारे कई सवाल थे, लेकिन सवाल से ये हटे नहीं, जवाब दे दिया। आपने सुना भी होगा कि किस तरह से डट के इन्होंने जवाब दिया। क्योंकि पैसे से शिक्षक भी हैं, इनसे कौन जीत पाएगा, शिक्षक तो ऐसे ही महान होते हैं। तो हमारे इस इंटरव्यू को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि फैज साहब अगर यहाँ से प्रत्याशी होते हैं तो आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर बताइएगा। चलिए, धन्यवाद।